बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने 50 लाख घर बनाने का इरादा किया, वादा किया, ऐलान किया। उसके बाद हमने देखा कि नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी बनी कि जिसने जो है वो काम शुरू किया और अनाउंसमेंट शुरू हुई कि इतने अरसे के अंदर 1 लाख घर और उसके बाद मजीद कुछ अरसे में बाकी लोगों को भी घर मिल सकेंगे। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक पैकेज का भी अनाउंसमेंट किया जिसमें तामीरात को सनत का दर्जा देने का ऐलान किया गया। साथ साथ ये कहा गया कि जब तामीरात को सनत का दर्जा दिया जाएगा तो इसके साथ जो अलाइड इंडस्ट्रीज हैं वो भी चल पड़ेंगी, जिससे मुल्की मईशत को फायदा होगा। रुका हुआ पैसा जो है वो मईशत का हिस्सा बन सकेगा। इन सारी चीजों का सूरत हाल का जायजा लेंगे आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद होंगे मोहसिन शेखानी साहब जो आबाद के साबिक चेयरमैन है, आबाद के सरपरस्त आला भी हैं और एक बड़े बिल्डर भी हैं कराची के अंदर। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद होंगे जैगम महमूद रिजवी साहब जो नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी की जो टास्क फोर्स बनाई है वज़ीर पाकिस्तान ने उसकी सरबराही करते हैं। उनसे पूछेंगे कि किस तरीके से फैसिलिटेट कर रही है हुकूमत तमाम बिल्डर्स को, तमाम लोगों को कि वो एक आम आदमी को लो कॉस्ट घर फराहम कर सकें। मोहसिन शेखानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेखानी साहब, आप ही से गुफ्तगू शुरू करेंगे। जो पैकेज अनाउंस हुआ था उसकी एग्जीक्यूशन के हवाले से क्या मामला हैं? क्या सिर्फ पैकेज अनाउंस होकर खत्म हो गया, लेकिन क्या एग्जीक्यूट होकर उसका फायदा लोगों तक पहुंच रहा है? मैं समझता हूँ कि जो काम प्राइम मिनिस्टर की तरफ से हो रहा है पिछले 70 सालों में इस तरीके से इस इंडस्ट्री पे तवज्जो नहीं दी गई और ये फर्स्ट टाइम है कि इसको मतलब डे टू डे बेसिस पे देखा जा रहा है। और आपको मैं ताजुब की बात बताऊं कि हर थर्सडे को प्राइम मिनिस्टर खुद चेयर करते हैं। अच्छा। और खुद चेयर करके सारे चीफ सेक्रेटरीज होते हैं, अपने नेफ्टा के हमारे जनरल साहब होते हैं, जनरल हैदर साहब होते हैं और पूरी टीम होती है, पूरी कैबिनेट, जो भी कंसर्न यूटिलिटीज इदारे सब बैठते हैं और हर चीज को मतलब आप समझे सबसे पहले एफबीआर को हमने सब चीजों को रूल अप किया, सारी चीजों को बेहतर उस पर ले आए। मैक्सिमम 97% एफबीआर ने अपने इश्यूज को रिजॉल्व किया। नंबर 2 रिजॉल्व हुआ आपका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। पर स्टेट बैंक अपनी हर हफ्ते प्रेसिडेंट अपना मीटिंग करते हैं और उनके जितने भी इश्यूज थे रिगार्डिंग टू जितने फाइनेंस थे, जो लो कास्ट हाउसिंग के थे, जो एक आम आदमी को 5% पे इंटरेस्ट देना था, 7% पे इंटरेस्ट देना था, मतलब इसमें हमें नहीं है, किसी डेवलपर्स को नहीं है। ये एक विजन था प्राइम मिनिस्टर का कि एक रिक्शे वाला, एक रेडी वाला, एक छोटा आदमी एक घर ले सके। और आप सोचे कि उनका विजन में यह है कि अगर 24 लाख रुपए का वो घर है, 2 बेडरूम 700 स्क्वायर फीट का, 2 बेडरूम है, 1 लिविंग रूम है, तो उसमें 3 लाख रुपए सिर्फ उस आदमी ने नया पाकिस्तान स्कीम की तरफ तो मैं आता हूँ मोहसिन साहब, लेकिन जो सूरत हाल है खास तौर पर आपका अपना जो देखे ना, हमने देखा था कराची के अंदर लोगों ने खरीदो फरोख्त बिल्कुल रोक दी थी। पाकिस्तान भर में एकदम प्रॉपर्टी नए पाकिस्तान बनने के बाद, ये नया पाकिस्तान स्कीम नहीं बल्कि नया पाकिस्तान जो खान साहब ने बनाया, हमने देखा लोगों ने अपना काम रोक लिया था। बिल्डर से आप पूछे तो वो रोता फिर रहा था कि यार काम नहीं है, काम नहीं है, काम नहीं है। ये सारा जो ऐलान हुआ, एक पैकेज का अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद सनत का दर्जा दिया गया, इससे क्या फायदा हुआ है, किस तरीके से डिफ्यूज हुआ है नीचे तक? देखिए उसके बाद आप देखें जिस दिन से ये अनाउंसमेंट हुआ है पैकेज, उस वक्त कोविड था अपने पीक पे और पूरी दुनिया में था, पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिली हुई थी और उसके बावजूद भी मार्केट ने मूव किया। मार्केट ने 15 से 20% अपनी प्राइसेस अप की। ऑक्शंस होने शुरू हुए इस्लामाबाद में, लोगों ने उस हाई रेट पे जो कभी भी हिस्ट्री में नहीं हुआ वो लेना शुरू किया। एक्टिविटी सिंध में थोड़ी सी स्लो है। स्लो इस हवाले से है कि अप्रूवल कुछ रुके हुए हैं, अप्रूवल प्रोसीजर जो था उसको वो इजी करना या हम डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना, तो एक टाइम लगता है चीज़ों को जाने में। और मैं समझता हूँ कि अब वो भी करीब आ गया है और नेक्स्ट 2 हफ्तों में सिंध में भी एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। पैकेज में सबसे इम्पोर्टेंट था दिसंबर की डेडलाइन थी। ठीक। वो दिसंबर की डेडलाइन की वजह से हमने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि ये चीज़ें इतनी शॉर्ट टर्म में हो नहीं पा रही और उसमें IMF के पास और FATF के पास उनको जाना है और वो कोशिश कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर इसको हम बढ़ाएं। असद उमर ने भी अभी बयान दिया कि प्राइम मिनिस्टर पर्सनली उसमें, मतलब पर्सनली प्राइम मिनिस्टर कीन होना, सोचना इस इंडस्ट्री के बारे में और इस पूरी एक्टिविटी के, ताकि लोगों को रोजगार मिले, कच्ची आबादियां खत्म हो, घर बने और आपकी अलाइड इंडस्ट्री चले। पूरी दुनिया में ऐसा ही हुआ है और इस तरीके से होता है। एक इल्जाम आयद किया जाता है कि ये सारी इंडस्ट्री जो है आपकी, ये लोगों के काले पैसे को वाइट करने का सबब बनती है और इस दफा तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद अनाउंस कर दिया कि अगर किसी के पास पैसा है तो वो लगा दे, उससे पूछा नहीं जाएगा। तो आप नहीं समझते कि ये तमाम चीजें जो है वो आगे जाके हमारे लिए करप्शन के रास्ते खोलती हैं, आगे जाके ये तमाम चीजें हमारे लिए
लिए जो है वो एक ऐसा सिस्टम बनाती हैं कि जिस सिस्टम के अंदर फिर अकाउंटेबिलिटी नहीं हो पाती। तो उसके हवाले से आगे मतलब देखें, अभी एक वन टाइम तो हो सकता है कि कोई पैकेज दे दिया जाए, लेकिन फ्यूचर में किस तरीके से इसको ठीक करेंगे? देखिए फ्यूचर में इसकी अब हर चीज की मार्केट वैल्यू पे आ रहे हैं, एक्चुअल वैल्यू पे आ रहे हैं। सबसे प्रॉब्लम हमारे यहाँ था कि जो टैक्स था वो 8%, 9%, 10% ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स था, जो एक बहुत ज्यादा होता था, जो दुनिया में कहीं नहीं होता। और आप हर आदमी अगर प्राइस उसकी मार्केट वैल्यू अलग थी, FBR वैल्यू अलग थी और आपकी लोकल वैल्यू अलग थी। जब तीन वैल्यू अलग अलग होंगी तो आपका काम नहीं होगा। अब चीजें उस लेवल पे आ गई है कि हर चीज मार्केट वैल्यू पे आ रही है। हम जमीन भी ट्रांसफर करा रहे हैं मार्केट वैल्यू पे, FBR से भी ज्यादा कोशिश करते हैं ताकि आपको एक्चुअल वैल्यू आ जाए, ताकि ये ब्लैक और ग्रे वाला चक्कर खत्म हो जाए। यही एक गैप था कि हर आदमी जब भी जाता था वो DC वैल्यू पे ट्रांसफर कराता था, टैक्स DC वैल्यू पे देता था, FBR को FBR वैल्यू पे टैक्स देता था। मतलब दोनों को पता है कि हम डिफरेंट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चल रहा था। लेकिन अब वो जब से ट्रांसफर टैक्स 2% ऑल ओवर पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में अब 2% हो गया, सिंध गवर्नमेंट ने भी कर दिया, फ्लैट रेट हो गया। अब आपके लिए यह है कि ओरिजिनल प्राइस पे हमें ट्रांसफर कराएं। और जब ओरिजिनल प्राइस आ जाएगी तो जो गैप आपका बिटवीन ग्रे पैसे निकलता था या ब्लैक पैसे, आप जिसको कहे कि 1000 रुपए की चीज थी और आप उसको 800 रुपए या 600 रुपए कराते थे, 400 रुपए वो ब्लैक आ जाते थे। अच्छा मोहसिन शबानी साहब, एक इल्जाम बार बार लग रहा है कि ये सारा पैकेज जो था ये चंद मखसूस लोगों को नवाजने के लिए, खास तौर पर जो तामीराती सनत है, अगर माजरत किसी की दिल आजारी ना हो तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो पैसा इन्होंने इलेक्शन के अंदर लगाया था बिल्डर्स ने और बड़े बड़े डेवलपर्स ने, उस सारे पैसे के जवाब में उनको गिफ्ट देने के लिए पैकेज एक लाया गया कि जी आप काम करें, आपको कोई नहीं पूछेगा। आम आदमी को इससे कोई फायदा नहीं है, आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा ये बिल्कुल गलत है, इसलिए कि अगर ये उन लोगों को जिन्होंने इलेक्शन में पैसा लगाया, या कहा जाता है कि PTI की बहुत बड़ी रिजीम कंस्ट्रक्शन या कॉन्ट्रैक्टर कंपनी से है, तो अगर वो सिर्फ कराची की बात कर लें आप, कराची में मैं उसी की बात कर रहा हूँ, डायरेक्टली कर रहा हूँ, इसलिए कि जो भी लोग हैं उनके कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है बड़ी या फिर कंस्ट्रक्शन में, तो अगर वो लोग होते तो उन कमेटियों में वो लोग होते। बिल्कुल ठीक, उन कमेटियों में उन्होंने आबाद को रखा हुआ है और जो स्टेक होल्डर है जो उन लोगों को रखा हुआ है, और कहीं भी ऐसी चीज आपको नजर नहीं आ रही। और जो भी आप कह रहे हैं ना बिल्डर के हवाले से, बिल्डर को भी एडवांटेज नहीं है, आम आदमी की सोच के लिए चीजें डिजाइन की गई है। मैं ये समझता हूँ कि ये इंडस्ट्री जितनी मूव होगी, आपकी जॉब क्रिएशन होगी, लाइट इंडस्ट्री चलेगी, सीमेंट आप देख रहे हैं एक नए रिकॉर्ड बनाने शुरू कर रहा है, स्टील और सीमेंट और वुडन, ये तीन चीजें फर्स्ट फेज में हाइप आती है, इसलिए कि आपका कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है, स्ट्रक्चर पहले बनेगा, उसके बाद फिनिशिंग आएगी। लोग कहते हैं कि अभी तो वो नहीं, इलेक्ट्रिकल गुड्स नहीं बिक रहा या बाकी चीजें नहीं बिक रही, टाइल्स, तो सेकंड फेज आएगा। एक दिन में तो कंस्ट्रक्शन नहीं हो जाती, ग्रे स्ट्रक्चर के बाद फिनिशिंग आइटम आती है। तो मैं समझता हूँ कि टोटल इकोनॉमी सिर्फ बिल्डर की नहीं, आज इंडस्ट्री की तरफ बैठे हुए प्राइम मिनिस्टर हर इंडस्ट्री को पैकेज देने के लिए तैयार है। इलेक्ट्रिक का पैकेज दे रहे हैं, टेक्सटाइल का आप देखें कि 6-6 महीने जून तक का सारी चीजें बुक है, आप अपनी सेल्स देंगे ट्रैक्टर से, मतलब ट्रैक्टर तो आम आदमी नहीं ले रहा, वो तो एक किसान ले रहा है, तो उसकी सेल 20% बढ़ जाना, चीजें बढ़, तो ये अच्छी साइन है, ये हमारे मुल्क में होना चाहिए। अच्छा शेखानी साहब, कितना देर पा होगा एक इंडस्ट्री बन जाए और वो इंडस्ट्री बनने के बाद सिर्फ ये तो नहीं है कि चंद महीने काम करे और उसके बाद जो है इंडस्ट्री बनाने का मकसद ही है कि देर पा उसके जो है वो रिजल्ट आते रहे। आप आज प्रोजेक्ट लॉन्च करें और उसके बाद जो है वो अगले प्रोजेक्ट के लिए बिल्डर के पास पैसे ना हो क्योंकि अगले प्रोजेक्ट में पॉलिसियां तब्दील हो जाए, NOCs मिलना बंद हो जाए, तो आपको लगता है कि हुकूमत अब इस जानिब आ रही है कि पॉलिसी को कंसिस्टेंट रखा जाएगा? मैं ये समझता हूँ कि डिजिटलाइजेशन करने का मतलब जो हमारी अपनी ख्वाहिश थी, जो बिल्डर आपके डिफरेंट इंटरव्यू में मैं खुद ही कहता रहा हूँ कि जब तक करप्शन और डिजिटलाइजेशन नहीं होगा ये मुल्क चलेगा नहीं। ये आपकी फाइलिंग साइन अथॉरिटी अगर किसी के पास भी हो, पुलिस है, ब्यूरोक्रेट है या कोई भी एक आदमी है, तो वो समझता है पता नहीं वो किसी पे एहसान करके वो साइन कर रहा है, उसकी ड्यूटी नहीं है। तो जब तक आप इस डिजिटलाइजेशन, पूरी दुनिया चेंज हो गई है, मैन टू मैन कॉन्टैक्ट खत्म हो गया है, आपको ये करना पड़ेगा। कुछ इश्यूज आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, उसे डे टू डे बेसिस पे बेहतर करना पड़ेगा। एक दफा ये सिस्टम चल पड़ेगा तो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्तों में चीजें खुद ब खुद लाइन अप हो जाएंगी, लोगों को एक दूसरे से कांटेक्ट खत्म होगा। पूरी दुनिया में कंसल्टेंट, मतलब एज अ बिल्डर मैं दुबई में कहीं नहीं जाता, मेरा कंसल्टेंट होता है, वो अप्रूवल कराता है, वही मुझे बताता है, वही सारे डॉक्यूमेंटेशन देता है, वही सारी चीजों को। चलिए, आप ये कह सकते हैं कि हुकूमत ने जो सनत का दर्जा दिया उसके बाद आपको चीजें बेहतर होते हुए दिख रही हैं? बेहतर होते हुए भी दिख रही है और प्रॉब्लम्स अपनी जगह आज भी हुकूमत फेस कर रही है। प्राइम मिनिस्टर के होते हुए इदारे के अप्रूवल्स नहीं हो रहे,
इदारों से परेशान है, यूटिलिटीज से परेशान है। मतलब डेली बेसिस पे हर वीक प्राइम मिनिस्टर मीटिंग करे और चीजें सही ना हो, तो आप सोच लें इदारे किस तरीके से काम कर रहे होंगे, इदारों का क्या हाल होगा। और हमारे पास रिकॉर्ड ऑफ राइट ही नहीं मिलता, ना लैंड्स का मिलता है, ना आपके इदारों में अप्रूवल्स का मिलता है, ना यूटिलिटीज का हिसाब मिलता है। तो आपको ये सब चीजें ठीक है मोहसिन साहब, लगता है आपको चीजें ठीक हो रही हैं? मैं समझ रहा हूँ डायरेक्शन बहुत बेहतर है। मतलब डायरेक्शन फर्स्ट टाइम कहीं भी नजर आ रहा है कि इकोनॉमी, बिजनेस कम्युनिटी, जितने भी चीजें हैं वो एक सही डायरेक्शन में जा रही है। अगर यही डायरेक्शन हमारा कंटिन्यू रहा तो मैं समझता हूँ आने वाले वक्तों में जॉब नहीं क्रिएट होगी, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, और जो ये गुर्बत की चीजें या जो चीजें प्रॉब्लम आ रही है या जो हमारे शॉर्टफॉल्स हैं, जो रेमिटेंस के वो बढ़ रहे हैं, तो वो भी जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के, तो वो चीजों को हमें बैलेंस करना है। देखिए हमें चीजों को पूरे ओवरऑल देखनी है, पूरे कंट्री को देखनी है। तो मेरे ख्याल से टाइम लगेगा, चीजें हैं लेकिन सही डायरेक्शन है। चलिए मोहसिन शेखानी साहब एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आएंगे तो दो प्रोजेक्ट्स के ऊपर मोहसिन शेखानी साहब से राय भी लेनी है, तबसरा भी लेना है और मालूम भी करना है कि ये है क्या एक नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम जो कहा जाता है कि गरीब तबके के लिए, छोटे तबके के लिए, कि जो उसको लो कॉस्ट घर यानी कि कम कीमत घर जो है फराम करेगी, वो भी। और फिर एक लाहौर का एक बड़ा प्रोजेक्ट है रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, उस हवाले से ही बात करेंगे कि वो नया शहर जो बन रहा है वो किस किस्म के आफ्टर शॉट है। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। आबाद के सरपरस्ते आला साबिक चेयरमैन मोहसिन शेखानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान की तामीराती सनत के हवाले से बात हो रही है। उनका कहना यह है कि तामीराती सनत चल पड़ी है, इमरान खान साहब इसको खुद बैठ कर देख रहे हैं। लेकिन खान साहब जिस चीज को खुद देखें, जिस चीज के ऊपर नोटिस लें, हम तो ये देखते हैं कि वो चीज ठीक होने के बजाय मजीद खराब हो जाती है। लेकिन शेखानी साहब ये कहते हैं कि इस दफा इमरान खान साहब की बात बेशक कोई सुने ना सुने, लेकिन वो मीटिंग हर जुमेरात को करते जरूर है। शेखानी साहब एक दफा फिर खुशामदीद। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम है, लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम है, कहा जा रहा है कि गरीब आदमी को शायद घर मिल जाए। क्या मैकेनिज्म ऐसा होगा कि गरीब आदमी को ही घर मिले, मेरे जैसे और जो थोड़े से जिनके पास चार पैसे हैं वो, या खास तौर पर आप जैसे बिल्डर्स हैं, वो सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है उसको खरीद के अपने पास रख ना लें, बाद में पता लगे कि वो फरोख्त, तो जो कि पाकिस्तान में ऐसा होता है। तो इस हवाले से क्या मैकेनिज्म बनेगा? देखिए नॉर्मली इन्होंने जो एप्लीकेशंस ली हैं उसमें एक शर्त है कि पहला घर होना, मतलब किसी का कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। जो भी एप्लीकेशन है उसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। और उसका एक सैलरी रेंज रखा है कि 30,000 कमाने वाले के लिए एक पैकेज है, 50,000 के लिए है, 70,000 के लिए, ताकि हम उन चीज़ों को, और 30,000 रुपये जो कमा रहा है उसके लिए जो इंटरेस्ट रेट है उन्होंने जो भी आप उसको कहें तो 5%, मतलब आज 9% चल रहा है। अगर हम भी 7% है तो जाएंगे तो 9% पे हमें मिलता है। मतलब हम 9% से कम हमें नहीं लेंगे, लेकिन आम आदमी को जो इंडिविजुअल होगा उसको वो लोन मिलेगा 5% पे। 5% फिक्स रेट होगा या वो बढ़ता रहेगा? शायद सूद के साथ 5 साल तक फिक्स होगा, अगले 5 साल में 7% होगा और फिर वो मार्केट पे आ जाएगा, इसलिए कि उस वक्त उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बहुत डिफरेंट हो गई होगी। तो अब एक आदमी जो कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो घर ले सकेगा, मतलब अब तो घर लेना एक आम आदमी के लिए, लोअर नहीं मिडिल क्लास के लिए मुमकिन नहीं है। चले एक मजेदार बात आपसे पूछने लगा, उसको घर जाके काठौर में तो नहीं मिलेगा? देखिए उसको काठौर में नहीं मिलेगा, उसको मिलेगा MDA में, नॉर्दर्न बाईपास पे हम डिजाइन करवा रहे हैं, हम सुरजानी में वर्कआउट कर रहे हैं, हम उस काठौर तो अब नूरियाबाद पे ना मिल जाए, चले काठौर तो शहर का ऐसा बन ही गया है बहरिया टाउन आने के बाद और DHA आने के बाद। बहरिया और DHA उससे आगे है, बल्कि मतलब बहुत आगे है। नूरियाबाद ना मिल जाए ना? नहीं ऐसा नहीं होगा, इसलिए कि उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्कआउट किया है नेफ्डा ने, जनरल साहब ने ये लगाया कि पहले फेज में लिवेबल, जहां आदमी रह सकता हो, ट्रांसपोर्ट मिलती हो, हेल्थ मिलती हो, उन एरिया में जहां यूटिलिटीज मौजूद हो, उन एरियाज को उन्होंने पहले फेज में कहा है। सेकंड फेज में वो कह रहे हैं कि हमें फिर डेवलप करने पड़ेगा। पहला फेज उनको मिनिमम उन एरिया चाहिए जैसे भी जहां लोग रह सकते हो। ठीक है, लेकिन सवाल अपनी जगह रहता है मोहसिन शेखानी साहब कि ये घर जो सारे बनेंगे इसमें ट्रांसपेरेंसी होगी? क्योंकि इसमें बिल्डर्स इन्वॉल्व हैं, प्राइवेट पार्टियां इन्वॉल्व है, हुकूमत खुद नहीं बना रही, तो प्राइवेट पार्टी जब इन्वॉल्व हो तो फिर ले दे के काम हो जाता है, नॉर्मली हम देखते ही हैं। देखिए ऐसा होता, आप ये समझे कि ये हमें खुद ऑफर किया गया था, मतलब हम पूरे काफी लोग थे आबाद से, तो उन्होंने स्टार्ट किया कॉन्ट्रैक्टर, तो कॉन्ट्रैक्ट जब गवर्नमेंट ने दिया तो गवर्नमेंट का रेट आ रहा था 3,500 रुपए कॉन्ट्रैक्ट मिनिमम, 4,000 रुपए।
जब हमें उन्होंने कहा कि नहीं, हमें इस प्राइस में देना है, 24 लाख रुपए में एक आदमी को देना है, तो 24 लाख रुपए में इंक्लूडिंग लैंड, इंक्लूडिंग सारी चीजें मिलके भी 3,500 रुपए स्क्वायर फीट होता है। ठीक है। जिसकी कॉस्टिंग हम अगर आप खुद कंस्ट्रक्शन करते हैं 2,500 रुपए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, आपकी लैंड कॉस्ट है, आपकी बाकी अप्रूवल्स कॉस्ट है। तो हम जिस प्राइस में हमें बाउंड कर रही है गवर्नमेंट या कह रही है, और प्रेशर मतलब उनकी तरफ से ये कि आम आदमी को फायदा हो कि आप भी प्रॉफिट ना कमाएं, 24 लाख रुपए में ये अपार्टमेंट दे दें लोगों को, ताकि इसलिए कि हमने इनिशिएट किया हुआ था। ये फी सबील्ला काम करेंगे आप लोग? देखिए, फी सबील्ला नहीं है इसमें। होता ये है कि एक जगह जहां मैं ये 4,000 अपार्टमेंट बना रहा हूँ, वहाँ मेरे पास 8,000 अपार्टमेंट की और जगह है। सपोज मैं 30 एकड़ दे रहा हूँ तो 60 एकड़ मेरे पास और पड़ी भी है, तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा तो मेरी लैंड वैल्यू उससे डबल हो जाएगी, तो मैं कहीं ना कहीं अर्न कर लूंगा। लेकिन ये चीज एक आम आदमी को फायदा होगा कि वो डायरेक्टली उस प्राइस पे ले सकेगा जो उसकी है। कहीं ना कहीं बिल्डर या डेवलपर या कोई भी बिजनेस कम्युनिटी होगा, कोई ना कोई ऐसी चीज देखेगा जिससे उसकी एप्रिसिएशन हो जाए और वो उस मुकाम पे पहुंचे। इसमें फाइनेंस बैंक है, 1 साल का प्रोजेक्ट हम डिजाइन कर रहे हैं। कितने घर बन रहे हैं इसमें? 50 लाख बन जाएंगे? देखिए, 50 लाख घर बनना तो बहुत मुश्किल है। पहले फेज में 1 लाख घरों को डिजाइन किया जा रहा है ऑल ओवर पाकिस्तान। मैं समझ रहा हूँ क्या उसकी वो क्या है, फीचर्स क्या है? 2 कमरे के हैं, 3 कमरे के हैं? बेसिकली जो लो कास्ट हाउसिंग वाला 24 लाख वाला या 25 लाख रुपए वाला, जिसको 35 लाख तक रेंज दी गई है, वो 700 स्क्वायर फीट का घर है। 700 स्क्वायर फीट में 80% फाइनेंस है। 3 लाख रुपए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उस बंदे को खुद दे रही है, सब्सिडी दे रही है, अपने जेब से कैश पैसे दे रही है, नॉट सब्सिडी, डायरेक्ट उसके अकाउंट में डाल रही है। उस बंदे के अकाउंट में जा रही है। अगर वो खा जाए तो? वो खा नहीं सकता, उसका एस्क्रो अकाउंट है। ठीक है, ठीक है। एस्क्रो अकाउंट है, उसी को पे करना है। 3 लाख रुपए उसने सिर्फ देने हैं। ठीक है। तो ये 3 और 3 6 लाख और 24 18 लाख रुपए फाइनेंस है, वो भी एस्क्रो अकाउंट है। सब बैंक के जितने भी अकाउंट है जिसमें फाइनेंस होगा, एस्क्रो अकाउंट होगा। जो कंस्ट्रक्शन होगी उसकी पेमेंट वहीं से रिलीज होगी। उसमें नेस्पाक को उन्होंने रखा है फॉर क्वालिटी, जितनी भी चेक होनी है तो वो एक कंसल्टेंट रखे हुए हैं उन्होंने, ताकि वो चीजें इस तरह से डिलीवरी होगी। कब शुरू होगी? मेरे ख्याल से जनवरी से शुरू हो जाएंगे ये प्रोजेक्ट। ठीक है। और अप्रूवल्स के मरहले में आ गए हैं वो प्रोजेक्ट्स, और जनवरी से इंशाल्लाह मैं समझता हूँ स्टार्टअप हो जाएंगे। चले, पंजाब में तो उनकी अपनी हुकूमत है, केपीके में अपनी हुकूमत है, सिंध हुकूमत रास्ते में रुकावट तो नहीं बनेगी? देखिए, ये ऐसा काम है कि अगर सिंध हुकूमत रुकावट बनेगी तो वो अपने सिंध को नुकसान देगी, कराची को नुकसान देगी, हैदराबाद को, कोई रेगुलेशंस तो होंगी ना, वो तो पूरी करने पड़ेंगी ना सिंध हुकूमत की। हो सकता है पंजाब में रेगुलेशंस कुछ और हो, सिंध में कुछ और हो। देखिए, रेगुलेशन जितने भी आ रही हैं सारी क्लोज टू हमने उसको डिजाइन किया हुआ है। सिंध हुकूमत उसमें सपोर्ट कर रही है, उनकी भी चाहत है कि एक्टिविटी हो, सिंध में भी हो, और हमारी भी यही चाहत है। हम भी बैठते हैं उनको तो यही कहते हैं कि अगर हम नहीं करेंगे तो ये कहीं सारी पेमेंट एक ही जगह होगा। का क्राइटेरिया क्या है? कितने अरसे में डिलीवर करेंगे? इसका हम तो डिजाइन कर रहे हैं 12 महीने का, गवर्नमेंट की तरफ से 18 महीने हैं। लेकिन अगर जितने फास्ट ट्रैक पे ये कंप्लीट होगा इतना हमारे लिए फिजिबल है। यानी कि अगर 1 लाख घर 1 साल में आप बनाएंगे तो बाकी 2-2.5 साल बचे हैं, तो उसमें 2-2.5 लाख घर बनेंगे। 48 लाख घर फिर भी रह जाएंगे जो देखिए साल में तो नहीं होंगे। ये एक प्रोसेस 1 लाख का अगर 3-4 महीने 5 महीने में आ जाता है तो अगला फेज शुरू हो जाता है। अगला आप कहते हैं कि डबल भी हो सकता है। तो ये इसी तरह एक स्टार्टअप अभी नहीं हुआ। देखें, गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। एक प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का देना है तो गवर्नमेंट को 12 टेंडर्स देने, 12 लोग इश्तिहार देने। हम खुद परेशान होते हैं कि अब नैब के इश्यूज आ जाएं, कहीं कोई और इश्यूज आ जाएं, ये काम हम करने जा रहे हैं कहीं फंस नहीं जाए, तो हर आदमी डर रहा है। तो इसको ऑर्डिनेंस को भी बेहतर करने की जरूरत है, डेटों को भी बेहतर करने की जरूरत है। अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये क्या है? इस पे बड़ी तनकीद हो रही है। लोग कह रहे हैं कि ये कौन सा तरीकेकार है, पूरा इकोसिस्टम खराब हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, बगैर किसी प्लानिंग के आपने उसका अनाउंसमेंट कर दिया। ऐसा नहीं है, मैं समझता हूँ कि अच्छी प्लानिंग हुई है, अच्छा प्रेजेंटेशन है उसका, आज से नहीं है, काफ़ी अरसे से चला आ रहा है। अब जाके वो मैच्योरिटी हुई है। लैंड एक्वायर करना वहाँ एक इशू है, वो मैं समझता हूँ कि इतना इशू, जब फंड्स होते हैं तो इश्यूज नहीं होते। आप प्राइवेट सेक्टर को डाल देंगे तो वो अपनी लैंड खुद एक्वायर कर सकते हैं। तो बहुत मैं समझता हूँ LDA ने बहुत इसमें काम किया है। सिर्फ ये 2 बड़े प्रोजेक्ट थे जो LDA ने, और ये आइलैंड वाला, ये ऐसे प्रोजेक्ट थे जो ड्रीम प्रोजेक्ट थे प्राइम मिनिस्टर के। और LDA में आपको पता है कि प्राइवेट सेक्टर से प्राइम मिनिस्टर ने इमरान को, खास ऐसे में इमरान को रखा है। तो उसके आने के बाद बहुत बड़ी चेंज है, काफ़ी चीज़ें बेहतरी हो रही है। जब प्राइवेट सेक्टर और स्टेक होल्डर मौजूद होता है ना, तो वो पॉलिसीज को बेहतर करता है। पैसा कमाना ही नहीं है, देखें आने वाली नस्लों के लिए भी काम करना है, हमें इस मुल्क को भी देखना है। पैसा जिन्होंने कमाया
यहीं से हम लोगों ने सबने कमाया। तो हमें उन गरीब लोगों को जो टारगेटेड है थे कि अदरवाइज मैं समझता हूँ आने वाले हमारे बच्चे भी काम नहीं कर सकेंगे इस मुल्क में, इसलिए कि अगर आप स्पेस नहीं होगा, आपकी पॉलिसीज नहीं होगी, आने वाले बच्चे इस करप्शन से भाग रहे हैं। चले बहुत शुक्रिया मोहसिन शेखानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद नया पाकिस्तान टास्क फोर्स के जो इस वक्त चेयरमैन है ज़ैगम रिजवी साहब, उनसे पूछेंगे कि आखिर किस तरीके से एग्जीक्यूशन हो रही है उस सारे प्रोजेक्ट की जो मोहसिन शेखानी साहब ने बताया कि एक गरीब आदमी को, एक आम आदमी को जो कम पैसे कमाता है उसको एक छत फराम हो जाएगी, उसको एक घर फराम हो जाएगा। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैगम महमूद रिजवी साहब जो प्राइम मिनिस्टर की टास्क फोर्स है हाउसिंग के हवाले से, उसको सरबराही करते हैं, उसके चेयरमैन हैं। उनसे पूछते हैं कि आखिर किस तरीके से नया पाकिस्तान स्कीम और इसके अलावा जो हुकूमत के दीगर प्रोजेक्ट्स हैं वो किस तरीके से आवाम की सहूलत का सबब बनने का एक जो है वो रास्ता खोल रहे हैं। ज़ैगम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज़ैगम साहब मोहसिन शेखानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपसे पहले हम उन्हीं से बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि वज़ीर साहब बड़े इंटरेस्टेड है कि किसी तरीके से तामीरात का शोबा जो है वो तरक्की करे, पूरी सनत जो बनने के बाद जो है वो पाकिस्तान की मईशत के अंदर एक खास किरदार अदा करे। नया पाकिस्तान के हवाले से क्या प्लानिंग है आप लोगों के पास, किस तरीके से स्कीम जो है वो एग्जीक्यूट होगी? और खास तौर पर इसमें शफाफियत के हवाले से एक सवाल है कि जब प्राइवेट बिल्डर्स इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे तो किस तरीके से उनको जो है वो किसी खास तरीके से करप्शन से बाज रखा जाएगा कि वो लोगों के पैसे को जो है वो ठीक टाइम पे डिलीवर भी करें और लोगों के पैसे के साथ जो है वो इमानत के साथ उसका बर्ताव भी करें? जी देखिए, आपने बहुत ही सही सवाल किया और मुझसे पहले जैसे आपने फरमाया कि मोहसिन शेखानी साहब थे तो बहुत अजीम आदमी हैं। आबाद की क़यादत चाहे वो चेयरमैन हो या वो ना हो, आबाद के लिए बहुत बड़ी एक सोर्स हैं और ये प्राइम मिनिस्टर के प्रोग्राम में ये बहुत मुखलिस भी हैं पूरी आबाद और ये प्राइवेट डेवलपर्स। मैं थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड से बताऊं कि देखिए, एक तो यह है कि ये घरों का जो लो इनकम घरों का जो मंसूबा है ये कौम की ज़रूरत है। ये तो अलहदा है कि हुकूमत ने इस बार संजीदगी से इसको लिया है। कौम की ज़रूरत इस तरह है कि पाकिस्तान की इस वक्त आबादी, पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, 222 मिलियन 22 करोड़ से ज़्यादा की पाकिस्तान की आबादी है और सिर्फ एक साल यानी कि लास्ट ईयर पाकिस्तान की आबादी में 4.2 मिलियन यानी 42 लाख का इजाफा हुआ। 42 लाख 44 मिलियन, दुनिया के 86 मुल्कों की आबादी 4 मिलियन से कम है। तो हमने एक साल में आबादी में इतना इजाफा किया है। तो ये आबादी में जो इजाफा है, सिर्फ इनको घर जो है 42 लाख को अगर हम घर देना चाहें तो 7 लाख से ज़्यादा घरों की नई मज़ीद ज़रूरत हमने पैदा कर दी है एक साल में आबादी में इजाफे से। और पिछला जो बैकलॉग है, हम कहते हैं 11-12 मिलियन, उसको भी कहीं कवर करना है। तो ये इमरान खान साहब को हम कहते थे और उनको जब ये एहसास हुआ कि एक तो गरीबों के घर बनने चाहिए और हुकूमती सतह पे, क्योंकि जो बाकी जितने भी काम हो रहे होते हैं वो मिडिल एंड हाई इनकम के लिए तो घर बन रहे होते हैं, रोज़ ही आप स्कीम सुनते रहते हैं। लोअर मिडिल और लो इनकम सेगमेंट के लिए कोई फोकस नहीं था। तो प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कहा कि ये पॉलिसी बनाओ, तो मुझे अल्लाह ने एजाज़ दिया कि जो PTI की हाउसिंग पॉलिसी है मैंने बनाई और उसमें जो मेन फोकस है वो यही है, लो इनकम अफोर्डेबल हाउसिंग, लो इनकम सेगमेंट के घर बनने हैं, प्राइमरी फोकस है। और पाकिस्तान की तारीख में ये पहली बार हुआ है कि सिर्फ हमने अर्बन यानी शहरी घरों की बात ही नहीं की। उस पॉलिसी में है कि तकरीबन 40% घर जो हैं वो बनेंगे शहरों में, को 20% जिसे हम पेरी अर्बन एरिया कहते हैं, जो शहरों और दरमियान में जो कच्ची आबादियाँ बन चुकी हैं, और तकरीबन 40% हाउसिंग विल बी इन द रूरल एरियाज यानी कि देहातों में। अब 2/3 आबादी हमारी देहातों में है, जो देहात स्लम्स बन चुके हैं। शहरों की कच्ची आबादियों से ज़्यादा बदतरीन हमारे देहात बन चुके हैं। नज़र हमें आता है कि ज़मीन बहुत है, लेकिन वो ज़मीन वडेरों की, ज़िम्मेदारों की होती है। गाँव जो है वो उतना ही है जितना 50 साल पहले था, उसमें कोई इजाफा नहीं हो। तो इस प्रोग्राम में ये भी हो रहा है, मतलब पंजाब में 25,500 देहात हैं, तो पंजाब में काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है और उसमें रूरल हाउसिंग के ऊपर भी काम हो रहा है। उन्होंने मॉडल विलेजेस का कॉन्सेप्ट बनाया है कि 3 से 5 एकड़ पे देहातों में वो घर बनेंगे। फिर जो मैंने कहा कि स्लम्स एरिया, पेरी अर्बन एरियाज़ में इस पर भी अखुवत, क्योंकि ये बिल्कुल टिपिकल वेरी लो इनकम सेगमेंट है, तो अखुवत फाउंडेशन को प्राइम मिनिस्टर ने ख़ास तौर पर साइन किया, क्योंकि बहुत बड़ा उनका रोल है, बहुत बड़ा अदारा है। डॉक्टर अमजद साकिब उसके सरबराह हैं, तो उनको ऑलरेडी उन्होंने कुछ तकरीबन 7,000-8,000 घर उन कच्ची आबादियों में
उन लोगों के लिए बनाए हैं। अभी मजीद पैसा आएगा तो वो भी एक प्रोग्रेस, लेकिन वो प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। अब आ गया अर्बन हाउसिंग का। तो जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि जब ये पॉलिसी बनी थी तो प्राइम मिनिस्टर को ये एहसास था कि ये प्राइवेट सेक्टर डेवलपर्स ही ये काम कर सकते हैं। तो पीटीआई की हाउसिंग पॉलिसी जो है मेरी और आबाद के चेयरमैन की दरख्वास्त पर प्राइम मिनिस्टर खुद, उस वक्त तो वो इमरान खान चंद चेयरमैन पीटीआई थे, तो वो कराची तशरीफ़ लाए और ये वाहिद पॉलिसी है जो उन्होंने खुद अनाउंस की और आबाद हाउस कराची में अनाउंस की। और वो स्पीच आज रिकॉर्ड पर है कि वो जब आपने ये अनाउंस की इमरान खान साहब ने, तो आपने कहा कि जो गवर्नमेंट विल बी प्लेइंग द रोल ऑफ एनेबलर एंड फैसिलिटेटर, एक्चुअल डिलीवरी विल बी डन बाय द प्राइवेट सेक्टर, मीनिंग डेवलपर्स, बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स। तो इसमें आपने देखा होगा, मोहसिन साहब का इंटरव्यू मैंने नहीं सुना, लेकिन मुझे पता है कि ऑलरेडी कराची के बिल्डर्स द्वारा 1 लाख से ज़्यादा घरों के मुख्तलिफ मनसूबों पर तो काम शुरू कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बताया, लेकिन इसमें शफाफियत कैसे रखेंगे जब प्राइवेट एक आदमी, एक बिल्डर प्राइवेट इसके अंदर आ जाएगा, तो वो क्या चीज डिलीवर कर रहा है, कितनी क्वालिटी की चीज डिलीवर कर रहा है? 2-3 चीजें हैं। एक तो ये है कि जो इस मंसूबे के तहत आएगा तो आर्किटेक्ट, टाउन प्लानर, ये जो एजेंसीज होती है ये देखेंगी। फिर बाद मंसूबों को थर्ड पार्टी सर्वेलेंस में नेस्पाक को भी देखा जाएगा। और सबसे बड़ी जो चीज़ है कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बन रही है, बल्कि अब तकरीबन अप्रूव हो चुकी है। उसका काम ये होता है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का, वो एक जैसे स्टेट बैंक होता है, वो देखता है बैंक ठीक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। SECP रेगुलेटरी एजेंसी है, देखती है कि कंपनियां ठीक काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। आपको पता नहीं, ये रेगुलेटरी एजेंसीज होती हैं। रियल एस्टेट की रेगुलेटरी एजेंसी, जिसे हम रीरा कहते हैं, ये अप्रूव हो चुकी है। वो क्या करेगी, वो ये करेगी कि प्रॉमिस एज मेड बाय ए डेवलपर इन ए प्रोजेक्ट इज प्रॉमिस एज डिलीवर्ड, कि जो कुछ वो कह रहे हैं वो रीरा विल इंश्योर कि ये प्रॉमिस के तहत वो घर भी उसी तरह बनेंगे। मसलन वो उनको टाइटल देखेगा, कोई भी प्रॉपर टाइटल के बगैर को मंसूबा नहीं शुरू हो पाएगा। फिर इसके बाद जब बैंकों से फाइनेंसिंग वगैरह आएगी, वो देखेंगे कि यार ये मंसूबा है 2 साल में, 2.5 साल में मुकम्मल होना है, तो उसकी पूरी मॉनिटरिंग। तो ये रीरा का मैकेनिज्म पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह आ गया है। इंडिया में 2016 में जब ये इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था ऐसा ही मंसूबा हाउसिंग फॉर ऑल का, तो वहाँ भी रीरा आई थी। तो जो आपका सवाल है कि वो कैसे इंश्योर करेंगे, रीरा एंड ऑल्सो नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी भी उन मंसूबों में जिसमें नेफ्डा का अपना रोल है, वो भी इंश्योर करेगी कि जी ये प्रॉमिस विल बी डिलीवर्ड एज प्रॉमिस इज बीइंग मेड। तो उसमें मसलन अगर 850 स्क्वायर फीट का, इवन नक्शे वगैरह भी अप्रूव होंगे, उनकी क्वालिटी स्पेसिफिकेशन भी अप्रूव होगी। और अभी आजकल काम हो। अच्छा ज़ैगम साहब, एक इशू और आता था कि स्टेट बैंक जो है वो आम तौर पर हम देखते थे कि पॉलिसीज के साथ अलाइन नहीं होता था। अब सुना है कि स्टेट बैंक को भी खास तौर पर इस बात पे आमादा किया गया है कि आप जो खास तौर पर नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम है, इसके साथ आपने ठीक तरीके से अलाइन रहना है, चाहे वो फिर कर्ज की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन का मामला हो या और जो मामला आता है। तो स्टेट बैंक के रोल को किस तरीके से ठीक किया गया, अलाइन किस तरह से किया गया, सिंक किस तरह से किया गया? आपका सवाल बहुत माकूल है, रेलेवेंट, इसलिए कि हाउसिंग की जब हम बात करते हैं तो 3 एरियाज होते हैं। एक हाउसिंग सप्लाई के घर बनाना, ठीक है ना जी, एक होता है रेगुलेटरी एजेंसी से घर सही बन रहे हैं या नहीं बन रहे, जिसका मैंने रीरा, और तीसरा होती है हाउसिंग फाइनेंस। ये 3 सेगमेंट होते हैं। हाउसिंग सप्लाई, रेगुलेशन के सही बन रहे हैं, सही टाइम पे डिलीवर हो रहे हैं, जो बाजी में बड़ी दास्तानें हैं कि 10-10 साल तक डिलीवर नहीं हुए थे घर मुख्तलिफ मनसूबों में और कोई पूछने वाला नहीं था। और तीसरा जो है फाइनेंस। तो स्टेट बैंक हमारे मुल्क में ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि हाउसिंग फाइनेंस हमारे बैंकों ने प्रोवाइड नहीं की, उन्होंने इस एरिए पे तवज्जो नहीं दी 70 बरस में। इसीलिए एक चीज़ कहलाती है कि टोटल आउटस्टैंडिंग मॉर्गेज डेट, यानी कर्जे कितने दिए, तो उसकी GDP से रेशो जो है पाकिस्तान की 0.5 से भी कम है, 0.3-0.4 है। जबकि दुनिया में, इवन इंडिया में 11% है, मलेशिया में कोई 26-28% है, हमारे यहाँ इसलिए कि कर्जे दिए नहीं गए। तो वो अब प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेट बैंक पे ऊपर बहुत तवज्जो दी, प्राइम मिनिस्टर पर्सनली उनसे मीटिंग वगैरह की, मैं भी कुछ में इन्वॉल्व रहा। तो स्टेट बैंक, अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाएं तो उन्होंने कंसेशनल फाइनेंस 5% अप टू सर्टेन 5 बदला, देन 7%। और बैंकों को सबसे बड़ी चीज़ जो हुई है, वो बैंकों को टारगेट दे दिया गया, जिसे हम लोग कहते हैं मैंडेटेड क्रेडिट और डायरेक्टेड क्रेडिट, कि इतना आपने जो लोनिंग देनी है उसका 5% आपने घरों के कर्जों में देना है।
ये जो पहले पाकिस्तान में नहीं था, बहुत अरसे से हम चाह रहे थे। अब बैंकों के लिए ये पता है कि अगर वो पैसा नहीं देंगे हाउसिंग और रियल एस्टेट सेक्टर में, तो पैसा पड़ा रहेगा, किसी और को नहीं दे सकते। तो आजकल अगर आप डेवलपर्स वाला से पूछें तो खुद बैंक प्रोएक्टिवली आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। लेकिन इतना नहीं है। प्राइम मिनिस्टर, मेरी अभी 3 दिन पहले मीटिंग भी हुई है चेयरमैन नेफ्डा नया अनवर अली हैदर से, वो और उन्होंने एक कमेटी स्टेट बैंक में बनवाई है, मैं भी उसमें मेंबर हूँ। वो हम ये मॉनिटर भी करेंगे, हर बैंकों को देखेंगे कि जी उन्होंने, आपने एक कह तो दिया, हमारे होता है पॉलिसी का बनना एक चीज होती है, पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही होती। तो अब इसके लिए भी, क्योंकि देखिए कभी नहीं हुआ पाकिस्तान की तारीख में कि ऑलमोस्ट एवरी वीक प्राइम मिनिस्टर एक मीटिंग स्टेक होल्डर ऑफ हाउसिंग से कर रहा है। तो अब आप टाल नहीं सकते कि नहीं हुआ, वो मतलब अगली मीटिंग में अगर आपने एक वादा किया नहीं हो रहा तो खिंचाई भी हो रही है। तो मैं समझता हूं कि अच्छा, इसमें ज़ैगम साहब डेडलाइंस के ऊपर भी खिंचाई होगी, यानी कि डेडलाइन से मुराद जो बिल्डर को आप देते हैं, इसकी एग्जीक्यूशन एक तो बताइएगा कब शुरू होगी, और दूसरी इसकी डेडलाइन क्या होगी कंप्लीशन? देखिए ये जो जनरली जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि डेवलपर फाइनेंस भी बीच में आएगा, 2 से 2.5 साल में डिलीवरी का एग्रीड पैटर्न होगा। और अगर वो नहीं, रीरा का ये काम है, अगर रीरा देखेगी कि अगर उसने नहीं डिलीवर की तो हो सकता है कि डेवलपर के ऊपर अगर माकूल वजूहात ना हो तो पेनल्टीज भी लगें। इसी तरह अगर कोई लेगा तो उसे कर्जा नहीं दे रहा है, तो अगर मैंने ऐसे बुक करा ली है और मैंने गलत काम किया है तो मैं स्पेकुलेटर हूँ, तो उनके ऊपर भी पेनल्टीज हैं, रीरा में आ रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिसिप्लिन जो है इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। इसमें ये सारे काम, लोग तो कहते हैं ना कि घर कहाँ है, लेकिन लोगों को ये एहसास नहीं होता कि मैं अगर अपना घर भी बना रहा हूँ तो जगह देखना, पैसा इकट्ठा करना, फिर नक्शे बनवाना, फिर कहीं जाके बुनियादें नजर आती हैं। और मैं ये भी आपसे अर्ज करूं कि पंजाब, लेकिन आपको ये लगता है कि डायरेक्शन ठीक है, काम की मैं डायरेक्शन आपसे ठीक अर्ज है? करूं कि जी पंजाब में काफी काम हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि हम कराची में बाज़ औक़ात नहीं नजर आता। LDA ने अभी 35,000 घरों का एक मैसिव मंसूबा लॉन्च कर दिया है, और वो लो इनकम सेगमेंट के लिए है। और जो पंजाब के हाउसिंग मिनिस्टर हैं महमूद रशीद साहब, वो कई शहरों में, उनका बात पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग अथॉरिटी है जिसके सुपरविजन में कई शहरों में काम शुरू हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक बेसिक बुनियादी देहाती जो है रूरल हैबिटाट में जो कभी किसी ने तवज्जो नहीं दी, ये अगर हमने थोड़ा सा भी इशू कर लिया ना एक बार, तो आप देखेंगे कि देहातों में, शहरों में छोटी छोटी सोसाइटियां बनती हैं, तो देहातों में क्यों नहीं बनेंगी? हम ये मॉडल विलेजेस 3। चले बहुत शुक्रिया ज़ैगम महमूद साहब, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में वक्त खत्म हो रहा है नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए याद दीजिए अल्लाह।